हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक देखो टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर सर ने डिस्कस करेंगे सुमित सर तो मैं डिस्कस कर दूंगा, और मैंने नोटिस किया कि जो 16 जून का है ना इस बार का 16 जून 2023, अगर आप सर्च करोगे एडिटोरियल डिस्कशन, उसमें आपको यूसीसी के रिगार्डिंग जो डिस्कशन है वो सुमित सर ने ऑलरेडी कर रखी है। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। एंड इनफैक्ट ना मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले एक साल के लिए मतलब यार न्यूज़ में रहेगा ही किसी ना किसी कारण की वजह से। ठीक है ना, तो इसको आप एक बार अच्छे से डेफिनेटली आप एडिटोरियल जो है 16 जून 2023 का उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो आज 3 जुलाई है। ठीक है ना, बेसिकली आज पूर्णिमा भी है। तो इस दिन के ऊपर ना जब आषाढ़ मंथ की जो पूर्णिमा होती है तब हम उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, गुरु पूर्णिमा। एंड इनफैक्ट मैं आप सभी को विश भी करना चाहता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि देखो गुरु पूर्णिमा का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने गुरुज को विश करो। हर वो इंसान जिससे कहीं ना कहीं आप कुछ सीखते हो वो आपका एक गुरु ही बन जाता है। राइट। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना तो पहले तो हम ट्रेडिशनली इसको बहुत लंबे टाइम से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पर इस फेस्टिवल को जो रिवाइव किया गया था ना वो महात्मा गांधी जी के द्वारा रिवाइव किया गया था। उनके एक स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी। ठीक है ना, ये इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। उसके बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है एक तरह का इसको यहाँ पे रिवाइव किया। एंड आज भी इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरह से मनाया जाता है, जहाँ पर हर वो इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं जो कहीं ना कहीं जिससे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो मैं भी आपसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सभी को भी इस दिन की बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। अब कल की अगर आपने देखो टीवी वगैरह आपने देखा होगा तो कहने के आपने नोटिस किया होगा कि कल तो पूरा दिन यही था कि जो एनसीपी है महाराष्ट्र की एक पार्टी है। ठीक है, ऑल दो इंडिया में अलग अलग जगह पे है पर महाराष्ट्र में काफी प्रोमिनेंट है। इनमें एक स्प्लिट देखने को मिला है बिटवीन अजीत पवार जी और जो शरद पवार जी हैं। अब देखो इस तरह की बहुत न्यूज पिछले 4 साल के अंदर महाराष्ट्र में आई हैं। हमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें बेसिकली पता होना चाहिए किसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी पता है। आई एम वेरी श्योर आपने पॉलिटी में भी पढ़ा है। इनफैक्ट हमने भी मल्टीपल टाइम डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोग नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि 17 मई का आप ना देख सकते हो इस चीज को। ठीक है ना, रीजन क्या होता है कि मुझे लगता है कि अगर अभी एक महीने के विद इन ही मैंने कोई डिस्कशन किया उसको दोबारा डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं बनता। अगर लंबा टाइम हो गया तो मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 17 मई का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसको एक बार आप देख सकते हो। वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बस इतना ही हमें जानना जरूरी है। बाकी किसने क्या कहा क्या नहीं कहा दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदू में भी सेम ही आप न्यूज़पेपर देख सकते हो। तो चलो, जो टॉपिक है दैट इज क्रिटिकल मिनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो सर इसमें अब वर्ड आया क्रिटिकल मिनरल। व्हाट इज क्रिटिकल? क्रिटिकल मिनरल का मीनिंग वो है कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए कुछ मिनरल्स ज़रूरी होंगे। राइट। और साथ ही साथ ना हमें एक डर है। सर किस बात का डर? डर ये है कि मान लो ये जो मिनरल्स थे अगर इनकी कमी होगी, मतलब मान लो इसकी सप्लाई के अंदर एक तरह की शॉर्टेज आ गई, तो उस वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ सकते हैं। तो ऐसी ना हमने एक लिस्ट बना ली है। इस तरह के हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कौन से सेक्टर? जैसे आपका डिफेंस हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम। ठीक है ना कहीं जो हमारे सेल्फ रिलायंस के अंदर हेल्प करेंगे, मतलब जो जरूरी है उसके लिए इस तरह के हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर मिनरल्स कौन से हैं? देखो ये है टोटल 30 मिनरल्स, आपको सभी ध्यान में रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिथियम की बात कर लो, ठीक है ना, टंगस्टन की आप बात कर सकते हो, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। इस तरह से हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है जो कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की, इन्हीं का ही फर्दर अगर आप नोटिस करो तो जैसे आप क्या इंडिया जा चाहता है जो नेट जीरो हमारा है 2070 तक हमने अचीव करना, तो इस वजह से हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में इनका यूज होगा। जीरो एमिशन व्हीकल्स हो गया, आपके विंड टर्बाइंस हो गया, आपके सोलर पैनल्स में इनका यूज होता है। इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं, आपकी जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सेमीकंडक्टर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उसी तरह से आपके डिफेंस एप्लीकेशन हो गया, सेरामिक्स हो गया, परमानेंट मैग्नेट्स हो गया, ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एंड कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का इनफैक्ट ना एक पार्ट कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी उसी का एक पार्ट आ जाता है। तो ये सारे एनर्जी सिक्योरिटी जो क्लीन टेक्नोलॉजीज हैं
वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चलो 30 एलिमेंट्स की हमने लिस्ट तो बना ली, 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट तो बना ली, पर ये बनाई किसने है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ना एक एक्सपर्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, उसने ये रिपोर्ट दी है कि ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमने फिक्स कर दिया अब ये चेंज नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर हमें लगेगा कि इनमें से कुछ मिनरल्स अब क्रिटिकल नहीं रहे या फिर कुछ नए मिनरल्स क्रिटिकल हो चुके हैं, तो इस लिस्ट में अकॉर्डिंगली अपडेशंस एंड डिलीशंस होती रहेंगी। गेटिंग द पॉइंट? अब चलो ठीक है सर, लिस्ट बन गई, 30 मिनरल्स हमें पता लग गए जो क्रिटिकल हैं, उसका करेंगे क्या? व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट लिस्ट? देखो जैसे ना हम उसके रिगार्डिंग फिर कुछ अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं कि मान लो हमें पता लग गया, अब इसके रिगार्डिंग हम कहीं ना कहीं सप्लाई चेन हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स की हमारे पास अवेलेबिलिटी रहे, क्या कंट्रीज के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहना है, कितना खुद आत्मनिर्भर बनना है, क्या हम कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ना CSIRO करके है, सेंट ठीक है ना, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ये काम क्या करता है? क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कहीं ना कहीं ये रिसर्च करता है, उनका एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। हम भी इंडिया में इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जो इन पर्टिकुलर मिनरल्स के ऊपर रिसर्च करे। ठीक है, तो इस तरह की हमारी कुछ पॉलिसीज हो सकती हैं जो हमें यहाँ पर हेल्प करें। मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, वो तो हम जान ही चुके हैं, रिपोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम समझ चुके हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर्स हो गया, ये सेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ मेजर्स सजेस्ट किए, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी ना, इसने कुछ जो स्टेप्स हैं, पहला तो वही है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर CSIRO है जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, इंडिया भी कुछ इस तरह का ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स या नेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करे। उसके साथ में ही हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा, कहीं ना कहीं वो देखेगा, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करेगा कि कैसे हम ना नए जनरेशन क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट को कहीं ना कहीं डिस्कवर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह से, मशीन लर्निंग के थ्रू हो गया, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हो गया, इस तरह हम कैसे ये चीज़ इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स है, ये दूसरी और एजेंसीज के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करें, कैसे हम फॉरेन एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो वो भी बड़ी ज़रूरत है। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली यही सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस लिस्ट को अपडेट करता रहेगा हर 3 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एंड साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी देनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। तो ये थी क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब जैसे आप नोटिस करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, निकल हो गया, इनके लिए ना हम दूसरी कंट्री के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। लिथियम के अंदर आप नोटिस करना, जैसे आपका चिली हो गया, आपका चाइना इनफेक्ट हो गया, बेल्जियम हो गया, आयरलैंड हो गया, ये अलग अलग जगह पे हम डिपेंडेंट हैं। उस तरह से बाकी चीज़ों के लिए भी हम इंपोर्ट बहुत करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करें एंड इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेके जा पाएं, तो ये रिपोर्ट उसमें बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो आज जैसे 3 जुलाई भी है, ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनके लिए हमारी टीम की तरफ से फ्री एसे एंड एथिक्स लाइव वैल्यूएशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से आपने आज एसे का टेस्ट लिखा, ठीक है ना, उसके बाद आपको कल इसका इवेल्युएशन मिलेगा, प्रॉपर आप कैसे आंसर्स लिख सकते थे, ठीक है, क्या उन्हें बेहतर कर सकते थे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सेम ये जो प्रोसेस होगा ये 5 जुलाई को आपका एथिक्स के साथ भी होगा। तो आप नोटिस करोगे जो एचसी और एथिक्स है ना, वो आपको अपना रैंक लाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके अंदर आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आप या आपका कोई फ्रेंड जो इस बार मेंस लिख रहा है, उसको आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में बताइए। ठीक है ना, यहाँ पे पूरी मैंने डिटेल्स आपको दे रखी हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, नीचे कमेंट्स में भी मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज कीजिए। एक देखो कुछ वर्ड था 2-3 दिनों से न्यूज में था, अस्पार्टिम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या वर्ड है। देखो समझने की कोशिश करना, जैसे आप लोग ना कुछ, जैसे आप शुगर फ्री आपने जानते होंगे, ठीक है ना, कई बार लोग चाय के अंदर जो जिन लोगों को थोड़ा शुगर होती है वो उसकी जगह शुगर फ्री यूज करते हैं। आप लोगों ने डाइट कोक सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी, अब तो डाइट पेप्सी हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, कुछ आपके और भी च्युइंगम्स वगैरह भी आते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, राइट। अब ना इसके अंदर ना एक आपका एक स्वीटनर डलता है, क्योंकि आप नोटिस करो, एक तो हो गया आपका कोक, एक हो गया आपका डाइट कोक। अब आप सोच रहे होंगे सर कोक में तो शुगर पड़ती है हमें पता है, पर डाइट कोक के अंदर तो बोलते हैं कि शुगर नहीं होती, तो बट शुगर जैसा कुछ तो डालता होगा, तो उसी वो उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल स्वीटनर।
ठीक है, आर्टिफिशियली हम एक तरह से स्वीटनर यहाँ पे डाल रहे हैं। तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, उसी को बोलते हैं अस्पार्टम। अब हुआ पता क्या था, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ना अमेरिकन केमिस्ट थे, जेम शैटलर, ठीक है ना। तो 1965 में ना ये अल्सर के रिगार्डिंग कोई ड्रग डिस्कवर कर रहे थे। तो जब वो डिस्कवर कर रहे थे तो कुछ थोड़ा सा इनके हाथ में ना कुछ एक छोटा सा एलिमेंट या थोड़ा सा कह लो कि कुछ पार्ट उसका था, उनके हाथ में लग गया। उन्होंने उसको टेस्ट किया। जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने देखा यार ये तो चीनी की तरह टेस्ट करता है। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इसको देखा ना कि मतलब कि क्या है ये चीज। तो उन्होंने कहा, उसका नाम अस्पार्टम बाद में दे दिया गया। तो बेसिकली वो कुछ नहीं है, शुगर का ही एक तरह से ऑल्टरनेटिव है, शुगर की जगह जो काम करे। ठीक है, इन सभी जो मैंने बताया ना, इन सभी के अंदर ये पड़ता है। और इसका फायदा ये है कि अगर आप नोटिस करो, अगर आप चीनी खाते हो, तो चीनी खाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी कैलोरीज बढ़ती हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसकी जगह अगर आप एस्पार्टेम खाते हो, तो उसमें उतनी चीनी नहीं होती, बहुत ही मतलब कम होती है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली सेम वही आपको सिमिलर टेस्ट देखने को मिलेगा, पर आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो सारी चीजें जमा नहीं होंगी, आपको ओबेसिटी नहीं होगी। ये सारे इसके फायदे हैं। तो सर फायदे तो हैं, पर इसका कुछ नुकसान भी है। सर क्या नुकसान है? अभी जो WHO है ना, और साथ ही साथ उसके जो IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, वो कह रही हैं कि एस्पार्टेम को ना हम कार्सिनोजेनिक के अंदर मतलब डिक्लेयर करने वाली है। सर कार्सिनोजेनिक मतलब कि इनसे कैंसर भी हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो काफी ये खराब चीज है एस्पार्टेम, समझ रहे हो। यूज उस तरह से आप कह सकते हो कि फायदेमंद इसलिए थी, कहीं ना कहीं आपको मतलब आपका वेट नहीं बढ़ता इससे, इसको खाने से, जैसे शुगर को खाने से आपका वेट बढ़ता है, पर ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है। अब ना मैंने थोड़ा इसके रिगार्डिंग देखा, तो दुनिया में ना अलग अलग, ये ना दुनिया बटी पड़ी है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत सारे कई सालों के ऊपर ना अलग अलग तरह की रिसर्च होती रही है। कई रिसर्च ने बोला है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लेम्स इस तरह के बिल्कुल गलत है। कुछ में कहा गया है कि नहीं, कुछ लोगों को ये काफी हार्म करती है। ठीक है, तो इस तरह से रिसर्च अलग अलग बटी हुई है। पर WHO का ऐसा मानना है कि ये पॉसिबली एक कैंसर कॉजिंग हो सकता है, तो उसको इस तरह से आने वाले टाइम के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते हो जैसे शुगर फ्री गोल्ड के अंदर इसको यूज किया जाता है। ये इस पॉपुलर इसलिए हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका ना कोई आफ्टर टेस्ट बिटर नहीं होता। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, कि कई बार उसको पीने के बाद, या लेट्स से आप चाय के अंदर डालते हो इसको अगर मान लो, तो उसके बाद कई बार बिटरनेस सी आती है, कोई कड़वापन सा आता है, वो यहाँ पर अस्पार्टम के साथ नहीं है। ठीक है, तो US FDA ने भी इसको अप्रूव किया था 1981 के अंदर। बाकी तो चलो चीजें आप समझ गए होंगे कैसे ये है। और अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री जानते हो, तो ये मिथाइल एस्टर डाइपेप्टाइड है, दो अमाइनो एसिड्स को मिला के यहाँ पे बनता है। एल एस्पार्टिक एसिड हो गया, और एल फिनाइल एनीन। ठीक है, तो ये दोनों चीजों से, अमीनो एसिड से ये बनता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका यूजेस तो आप जानते ही होंगे। डाइट कोक हो गया, ठीक है ना, आपका कन्फेक्शनरी हो गया, आपका शुगर फ्री कफ ड्रॉप्स हो गया, इस तरह की चीजों के अंदर, कन्फेक्शनरी जेलेटिन के अंदर ये पड़ता है, ताकि कहीं ना कहीं हम कैंडीज हो गया, इनके अंदर भी आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये नाम ध्यान में रखना है कि भाई डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वर्ड न्यूज़पेपर में देखने को मिला था, किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ETI के बारे में जान लेते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का क्या मतलब है। देखो कहीं ना कहीं अभी तक जो हमारी डिपेंडेंस थी, वो काफ़ी इस तरह की चीज़ों के ऊपर थी जो रिन्यूएबल नहीं थे, जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। ठीक है, बट आने वाले टाइम के अंदर हमारे जैसे अलग अलग तरह के हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें क्या इंश्योर करना होगा? हमें इंश्योर करना होगा कि हमें अपनी एनर्जी को ना ट्रांजिशन करें। गेटिंग द पॉइंट? हम जो बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थे अभी तक, उनके ऊपर ना डिपेंडेंट रहते हुए कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जो क्लीन ऑप्शंस हो गया, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हम मूव करें, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ना, ये WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर, इन्होंने निकाला है। अब इसमें इन्होंने यही कोशिश करी है बताने की कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कितना अच्छा काम कर रही हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो जो हमारी देखो जनरली होता भी है, आपकी स्वीडन हो गया, आपका डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। लगभग हर इंडेक्स में आप जानते होंगे कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज का दबदबा रहता ही है। पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर अच्छी बात किया है ना, कि इंडिया की काफी तारीफ करी गई है। इंडिया ऐसे टॉप में नहीं है, पर इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ना, कि टोटल 120 कंट्रीज को यहाँ पे सर्वे किया गया, मतलब उनके रिगार्डिंग ये लिस्ट निकाली गई। उनमें से 113 कंट्रीज ने प्रोग्रेस करी है, मतलब वो ट्रांजिशन अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। 7 कंट्रीज नहीं कर रही, उसके अलावा सारी कंट्रीज कर रही हैं। पर इनमें से भी 55 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इंप्रूवमेंट 10% से भी ज्यादा थी, और इंडिया उनमें से एक है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इंडिया ना अपनी कहीं ना कहीं कमिटमेंट को फोकस कर रहा है।
आई बात समझ में? और जितने भी इसके कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे, जितने भी इसकी डिमेंशन है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, तो इंडिया एकमात्र ऐसी मेजर इकोनॉमी है जिसका सारे के सारे इन डायमेंशंस के अंदर वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया का सर रैंक क्या है? इंडिया का रैंक थोड़ा पीछे है, 67th है, पर इंडिया बड़ी तेजी से रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो अभी जो ईटीआई था, तो उसके अंदर अलग अलग चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि एनर्जी सिस्टम का कैसे परफॉर्मेंस था, ठीक है, रेडीनेस कैसी है, ट्रांजिशन मोमेंटम को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये थोड़ी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया ही ये अलग अलग डायमेंशंस के रिगार्डिंग। एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इंडिया ने ना एनर्जी इंटेंसिटी को अपनी रिड्यूस किया है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल में होता क्या है ना, हम बात करते हैं कि चलो एक इकोनॉमी एक कंट्री की मान लो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं साथ में ना वहां की एनर्जी इंटेंसिटी भी बढ़ती है। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया के केस में एनर्जी इंटेंसिटी कम हो रही है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर एनर्जी इंटेंसिटी का क्या मतलब? एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब कि मान लो आपको 1 यूनिट आउटपुट निकालना है, उसके लिए आपको कितने यूनिट एनर्जी चाहिए होगी? आप खुद सोचो, अगर चाहिए 1 यूनिट आउटपुट निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा, तो क्या ये अच्छी बात है? द आंसर इज नो। क्योंकि आउटपुट निकालने के लिए अगर आप कम एनर्जी यूज करोगे, कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात है। तो इसलिए इंडिया की एनर्जी इंटेंसिटी कम होना इज अ गुड थिंग, डिस्पाइट कि उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आप नोटिस करो, इंडिया की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसमें भी एक कमी देखने को मिली है। तो दोनों चीजें इस तरफ इशारा करती है कि इंडिया अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज कर रहा है, कम एनर्जी के अंदर भी अच्छा आउटपुट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। और इंडिया का देखो 2070 तक टारगेट भी है, तो उसको भी हम हेल्प कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का डिप्लॉयमेंट भी हमने यहाँ पे बढ़ाया है, क्लीन कुकिंग ऑप्शंस की तरफ हम बढ़े हैं, सॉलिड फ्यूल को उसकी जगह। तो ये भी एक अच्छी बातें हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो तो थोड़ा नेचुरल गैस के रिगार्डिंग ना कुछ दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला था। इंडिया में उस चीज का भी इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में अभी तक उतना इस चीज का शेयर हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अलग अलग पैरामीटर्स एंड इंडिया का जो रैंक था, एंड साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अमरनाथ यात्रा। अब आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में। देखो, होता क्या है ना कि जून और अगस्त के महीने के बीच में ये पर्टिकुलर यात्रा को शुरू किया जाता है, ठीक है। लगभग ये 46 किलोमीटर की जर्नी है, इन दोनों महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब दो ऑप्शंस होते हैं, आप कहीं ना कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो पहलगाम ट्रैक है वहां से आप चूज कर सकते हो, या फिर जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बलटाल देखने को मिलेगा, वहां से भी आप जो श्रद्धालु हैं वो जा सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर यात्रा है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। अब ध्यान में रखिएगा कि जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर की जो उस टाइम पे, ठीक है ना, लेजिस्लेचर थी बेसिकली, उनके अंदर एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के थ्रू ये बोर्ड बना है। ये बात आपको भूलना नहीं है। कई बार ना यूपीएससी आपको बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, नहीं, वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर थी 2000 के अंदर, उन्होंने इस पर्टिकुलर बोर्ड को एक्ट पास करके बनाया है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर जी हुआ करते थे, ठीक है ना, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। ठीक है, अब तो आई अंडरस्टैंड ये 2000 की बात है, तो अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका स्टेटस चेंज आ गया है, पर उस तरह से इसका बनाया गया था, तो वही कहीं ना कहीं हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर आपको गुफा है, जो अमरनाथ केव की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3888 मीटर की हाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर सर? साउथ कश्मीर हिमालयास के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लॉर्ड शिवा का आप सभी जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए ये माना जाता है। अब इसके रिगार्डिंग ना अलग अलग देखो स्टोरीज हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं, तो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव थे, उन्होंने एक तरह से कि कैसे इंसान अमर हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि हमेशा के लिए अनश्वर कैसे होता है, कहीं ना कहीं उसका सीक्रेट रिवील करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने इस पर्टिकुलर जो गुफा था उसको चूज किया था। और यहीं से कहीं ना कहीं उन्होंने कैसे यूनिवर्स का, कैसे जो ब्रह्मांड का कैसे क्रिएशन हुआ था, तो गॉडेस पार्वती जी को उन्होंने यहाँ पे रिवील किया था इसका सीक्रेट। देखो अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है। उसी तरह से माना जाता है कि जो एक शेफर्ड है बूटा मलिक, उन्होंने पहली बार इस पर्टिकुलर गुफा को डिस्कवर किया था। उन्होंने इस केव के अंदर ना इस तरह से ये लिंगम को यहाँ पे डिस्कवर किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बनता कैसे है? देखो ऐसा माना जाता है कि ना इस पर्टिकुलर जो चट्टान है, वहां पर एक आपको दरार देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस दरार के थ्रू ही धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, एंड अकॉर्डिंगली उससे ये शिवालिंगम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो धीरे धीरे, क्योंकि जैसे वो ड्रिप करता है वैसे वो फ्रीज हो जाता है। तो जिसको आपने पढ़ते होंगे ना आप ज्योग्राफी के अंदर, स्टेलगमाइट आप जानते होंगे, तो उस तरह से ये स्मूथ आइस स्टेलगमाइट हमें देखने हुआ मिल जाता है। साथ में इसके साथ में आपको पार्वती जी का भी, गणेश जी का भी, उनका
आइस स्टैलेग्माइट आपको जो छोटे जो फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा भी देखो और बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि जो कश्मीर वैली थी, ठीक है ना, वो पानी के अंदर बिल्कुल सबमर्ज हो गई थी, जो कश्यप ऋषि है उन्होंने ड्रेन किया था तो उससे ये बना है, ठीक है। ये अलग अलग स्टोरीज हैं बेसिकली। भृगु ऋषि की भी बात करते हैं कि उन्होंने भी हिमालयस विजिट किया था, उन्होंने पहली बार दर्शन किए थे अमरनाथ केव के। तो ये अलग अलग स्टोरीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बट थोड़ा हमें एक आइडिया हो गया कि कहाँ पर है अमरनाथ गुफा, एंड कहीं ना कहीं उसका जो पूरा इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर का उस टाइम पे क्या रोल रहा है, ठीक है। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ अस्पार्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। मुझे आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा गलत है, फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से 3 क्वेश्चन मैं आपको ट्रू और फॉल्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। लास्ट सैटरडे जो आपको क्वेश्चन दिया था उनका एक बार मैं बता देता हूँ आंसर। देखो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है यूपीएससी का। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि साइंटिफिक व्यू ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है ना, कि मान लो 3 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इंप्रूव होगा तो उसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि क्या होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होंगे एग्जैक्टली तो, पर क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो स्टेटमेंट 3 पढ़ो एक बार। वो कह रहा है कि ग्लोबल वेटलैंड्स पूरी तरह से परमानेंटली डिसअपियर कर जाएंगे, जितने भी दुनिया में ग्लोबल वेटलैंड्स है। देखो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये बन चुकी है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि परमानेंटली किसी भी तरह से हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया भर में ही हो जाएंगे। देखो इंडिया जो पूरी दुनिया है इतनी ज्यादा डाइवर्स है, किसी जगह पे आपको कुछ ट्रॉपिकल एरियाज देखने को मिलेंगे, कुछ पोलर एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या हर जगह डिस्कवर हो जाएंगे? ये बहुत ही अनलाइकली स्टेटमेंट है। उसी तरह से स्टेटमेंट 4 देखो कि दुनिया में कहीं पर भी सीरियल्स का कल्टीवेशन नहीं देखने को मिलेगा, इट वोंट बी पॉसिबल। ये भी सेम ही रीजन की वजह से कहने की बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट 1 करें कि जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है वो एक तरह का नेट कार्बन सोर्स बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये बात ठीक लग रही है। उसी तरह से कार्बन मोर्टेलिटी, सॉरी कोरल्स की जो डेथ है वो हो सकती है काफी बड़े लेवल के ऊपर, ये भी ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया में सभी जगह से कोरल हट जाएंगे, ऐसा नहीं बोला है ना। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पर तीसरा चौथा यहाँ पे हमें गलत देखता हुआ मिल जाएगा। उसी तरह से जो ट्रू फॉल्स मैंने आपको पूछे थे, जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, क्या ये एनसीआरए के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या डब्ल्यूईएफ रिलीज करता है? द आंसर इज फॉल्स। याद करो मैंने बताया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है वो डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, पर जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो कौन था? आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यहाँ पे इसको निकालता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।